स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रसिया के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, रायसीना डायलॉग के डिस्कशन के दौरान हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया कि अगर वेस्टर्न पावर्स के द्वारा रसिया के रिगार्डिंग में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के, उनको अगर क्लोज किया जाएगा, रसिया को डिप्लोमेटिक वे में आइसोलेट करने का कोशिश किया जाएगा वेस्टर्न पावर्स के द्वारा, तो आप देखिए कि इसी के रिएक्शन के अंदर में रसिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बेटर वे में यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगे। स्टूडेंट्स, रायसीना डायलॉग के अंदर इसी डिस्कशन के दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा इंडिया का जो प्रपोजल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप के रिगार्डिंग में उनके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है कि वेस्टर्न पावर्स के द्वारा इंडिया का जो प्रपोजल है उसको वेलकम किया गया है, इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर है उसके रूप से ऐड करने के बारे में सजेस्ट किया गया है वेस्टर्न पावर्स के द्वारा। बट आप देखिए कि इंडिया के जो प्रपोजल है जिसको यहाँ पे बैन किया जाता है या उसके अगेंस्ट में जो वीटो पावर है उसको इश्यू किया जाता है वो चाइना के द्वारा ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में 5 आपको जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जिनको कि आपको स्पेशली जो वीटो पावर है वो दिया गया है, और 10 मेंबर्स को 2 ईयर के बेसिस पे यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से अपॉइंट किया जाता है। उसके अंदर में इंडिया का जो काफ़ी बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से काफ़ी बार अपॉइंट किया गया है इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से या मोर मेंबर्स को यहाँ पे ऐड किया जाए एज ए परमानेंट मेंबर के बेसिस पे इंडिया का एक प्रपोजल आपको देखने के लिए मिलता है G4 कंट्रीज के थ्रू में। आप देखिए कि 4 कंट्रीज के द्वारा इस प्रपोजल को समय समय पे यहाँ पे इश्यू किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था 1945 के समय में, तो आप देखिए कि उस समय से और प्रेजेंट समय के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे चेंज हुई हैं। काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप है वो नहीं दिया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें जो लैटिन अमेरिका है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ से किसी भी एक मेंबर को परमानेंट मेंबरशिप के अंदर में ऐड नहीं किया गया। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एशिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि चाइना को बेसिकली इसका मेंबरशिप है उसके अंदर में ऐड किया गया है एज ए परमानेंट मेंबर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, इसी G4 का जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट में आपको एक कॉफ़ी क्लब है वो भी देखने के लिए मिलता है। कॉफ़ी क्लब के द्वारा बेसिकली G4 के द्वारा जो रिफॉर्म्स को प्रपोज किया जाता है उसका जो अपोजिशन है वो आपको कॉफ़ी क्लब के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। तो कॉफ़ी क्लब के अंदर में जो पाकिस्तान जो कंट्री है, हमारा जो नाइबर कंट्री है पाकिस्तान, वो भी आपको इस कॉफ़ी क्लब के अंदर में देखने के लिए मिलता है, जिनके द्वारा G4 का जो रिफॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव से उसको अपोज है वो यहाँ पे किया जाता है कॉफ़ी क्लब के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको रायसीना डायलॉग के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। 2016 के समय में फॉरेन पॉलिसी या जो ग्लोबल जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनके रिगार्डिंग में डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक थिंक टैंक है उसके द्वारा इस बेसिकली जो रायसीना डायलॉग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ईयरली बेसिस के ऊपर में। पहले इसको जनवरी का जो मंथ है उस समय में ऑर्गेनाइज किया जाता था, जनवरी का जो लास्ट वीक है स्पेशली उसके दौरान में रायसीना डायलॉग है वो आपको देखने के लिए मिलता था। बट आप देखिए कि कोविड-19 के बाद में जो इवेंट्स का जो साइकिल है वो चेंज हुआ है, इस वजह से आपको कोविड-19 के बाद में आपको जो फरवरी का जो मंथ है उसके अंदर में देखने के लिए मिला है रायसीना डायलॉग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है, जो जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, जो जियो टेक्नोलॉजी का जो सिचुएशंस है और एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जो कोऑपरेशन है उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाता है इसी रायसीना डायलॉग के डिस्कशन के अंदर में। रायसीना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रायसीना वो हिली एरिया है जहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो हमारा PMO है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक है, वो सिचुएटेड है। इंडिया का जो पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है इसी रायसीना का जो पहाड़ियाँ हैं, रायसीना हिल्स का जो एरिया है वहाँ से लिया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो रायसीना डायलॉग है वो किससे इंस्पायर है? सैंग्रीला डायलॉग है जो आपको साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, सैंग्रीला डायलॉग है उसको कौन से कंट्री के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या उसको सिंगापुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रायसीना डायलॉग के पर्सपेक्टिव से है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। ईडी के कुछ यहाँ पे जो सम्मन्स हैं उसके अंदर में इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया। तो आप देखिए कि ईडी के पर्सपेक्टिव से हमने समय समय पर रीड किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसको पहले एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से जाना करते थे, 1957 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आपको यहाँ पे जो फैक्चुअल नॉलेज है वो होनी चाहिए। बेसिकली आपके यूपीएससी के एग्जाम में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटरनेट बैन के जो ऑर्डर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया कि जो इंटरनेट बैन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जो इंटरनेट बैन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के बाइफर्केशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे पब्लिक किया जाए। तो स्टूडेंट्स आपको इंटरनेट बैन के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो ऑर्डर्स, टेलीकम्युनिकेशन के जो 2017 के जो ऑर्डर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इंटरनेट बैन के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि यहाँ पे एक पेटिशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ था 2020 के समय में, जिसको कि हम अनुराधा भसीन जो केस है उसके रूप से भी जानते हैं। अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अनुराधा भसीन कौन है स्टूडेंट? जो कश्मीर टाइम्स एक न्यूज़पेपर है उसके बेसिकली जर्नलिस्ट है अनुराधा भसीन। उनके द्वारा कश्मीर के अंदर में जो इंटरनेट है उसको रिस्टोर किया जा सके उसके रिगार्डिंग में एक केस है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो इश्यू किया गया इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए अनुराधा भसीन केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि जो इंटरनेट है वो बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर में आप देखिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप से भी इसको माना गया। आपके द्वारा सोशल मीडिया यूज किया जाता है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा जा सकता है, बट वो डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है वो रेज किए जा सकते हैं आपके द्वारा। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप से भी माना गया है इंटरनेट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो राइट टू कंडक्ट बिजनेस है, जो राइट टू कंडक्ट बिजनेस है, सपोज कीजिए जोमेटो नाम का जो फूड ऐप है, फूड डिलीवरी का जो ऐप है, तो उसके रिगार्डिंग में जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है वो इंटरनेट के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है और आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। राइट टू बिजनेस को जो कंडक्ट करना है, कैरी आउट करना है, तो उसका भी पार्ट यहाँ पे माना गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंटरनेट बैन के रिगार्डिंग में जो पेटिशन फाइल की गई थी अनुराधा भसीन जो कि एक जर्नलिस्ट है कश्मीर के अंदर में, उनके द्वारा काफ़ी कुछ केसेस लिखे गए हैं। एक बुक भी है उनका, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में जो बाइफर्केशन किया गया उसी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इससे पहले केरला हाई कोर्ट के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है उसके पार्ट के रूप से माना गया था इंटरनेट को, बट वो केरला हाई कोर्ट के द्वारा माना गया था कि राइट टू एजुकेशन है उसको गेन करना है। सपोज कीजिए आप ये जो न्यूज़पेपर डिस्कशन देख रहे हो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है स्टूडेंट्स, की कोई पर्सन के द्वारा इंडिया के किसी भी एरिया के अंदर में जो लेक्चर है, वो जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो प्रिपेयर कर दिया जाता है। किसी भी एरिया से वो बिलोंग कर सकता है और आप कहीं पे भी किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आपके द्वारा ये जो डिस्कशन है वो देखा गया है। तो ऐसे राइट टू एजुकेशन का जो पार्ट है अर्लियर फेज के अंदर में केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन है वो दिया गया था इंटरनेट एज ए राइट टू एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो आदित्य मिशन है सोलार के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। आदित्य L1 मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि L1 पॉइंट है उसके रिगार्डिंग में जो आदित्य मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। अब ये L1 पॉइंट क्या है स्टूडेंट? सपोज कीजिए यहाँ पे जो सन है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे हमारा जो अर्थ है वो सिचुएटेड है, तो 1% जो एरिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ का जो 1% एरिया है वहाँ पे L1 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि 1% एरिया के रिगार्डिंग में जो L1 मिशन है उसको लॉन्च किया गया था, जिसको आदित्य L1 मिशन के रूप से हम जानते हैं इसरो के द्वारा। तो उसी का एक इन सिटू पेलोड है जिसको कि हम यहाँ पे जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य मिशन के रूप से जानते हैं। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य मिशन के द्वारा डिटेक्ट किया गया है जो सोलार विंड्स हैं वो इम्पैक्ट करती हैं कोरोनल का जो मास इंजेक्शन है उसके रिगार्डिंग में। तो बेसिकली एक इन सिटू यहाँ पे जो पेलोड है जिसको कि आदित्य मिशन के साथ में लॉन्च किया गया था, जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसके बारे में बताता है। सीजनल उसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है जो इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में।
आप देखिए एनर्जी मास एनालाइजर है उसको डिजाइन किया गया था इन सिटू मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से। सोलार विंड का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयोन्स हैं, उनका लो एनर्जी रेंज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। ये बेसिकली इस प्लाज्मा एनालाइजर के लिए जो पेलोड लॉन्च किया गया है आदित्य मिशन के पर्सपेक्टिव से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि पेलोड्स के बारे में कुछ पेलोड्स मेंशन कर दिए जाएंगे। सपोज कीजिए 3 पेलोड्स हैं, उनको मेंशन कर दिया गया, इनमें से कौन सा पेलोड है वो आदित्य मिशन से रिलेटेड है, ऐसा आपसे जो सवाल है वो पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रजीम कुंभ के बारे में, एक एडवर्टाइजमेंट है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में पब्लिश हुआ है। तो ये जो रजीम कुंभ है, जो कल्प कुंभ के रूप से भी हम जानते हैं इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर इसका जो सेलिब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसका जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स वहाँ पे। एक कुंभ मेला को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंडिया के अंदर में 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुंभ मेला का जो आपको सेलिब्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो कंप्लीट कुंभ है वो 12 ईयर्स के बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 एरियाज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नासिक जगह है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर में। नासिक के पास में एक लासिल गांव की जगह है, वो प्याज के लिए, ओनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है नासिक के पास में। नासिक के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए उज्जैन नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में। उज्जैन के पास में कौन सा रिवर फ्लो करता है स्टूडेंट्स, सिप्रा रिवर। सिप्रा रिवर आपको देखने के लिए मिलती है उज्जैन के वहाँ पे। फिर हरिद्वार है जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर में देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे गंगा है वो फ्लो करती है। आप देखिए कि जो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और जो सरस्वती है, जो कि डिसअपियर रिवर है प्रेजेंट समय में, तो वो उन 3 रिवर्स का जो संगम है जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, प्रयागराज के अंदर में। ये 4 ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुंभ मेला है उसको सेलिब्रेट किया जाता है रिलीजियस वर्शिप के पर्सपेक्टिव से। रिचुअल जो बाथ क्लीनिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जो भी वर्शिपर्स वहाँ पे विजिट करते हैं कुंभ मेला के दौरान में, उनके द्वारा वहाँ पे जो रिचुअल जो बाथ क्लीनिंग है, जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी देखने के लिए मिलेगा, वो सब वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। इसी वजह से हमने रिवर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका होमवर्क है यहाँ पे, होमवर्क आप देखिए कि हमने नासिक के बारे में रीड किया, तो नासिक के अंदर में कौन सा रिवर है वो फ्लो करता है, क्या कृष्णा रिवर वहाँ पे फ्लो करता है या गोदावरी रिवर वहाँ से फ्लो करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्योंकि रिचुअल क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इंडिया का जो एंशियंट थिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, आप देखिए कि जो ग्रेट बाथ है उसके बारे में हम रीड करते हैं। ग्रेट बाथ आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बारे में भी जब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग वहाँ पे किया जाता था सभी लोगों के द्वारा, जो क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी के समय में, जो हमारा सोलार का मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से उत्तरायण से दक्षिणायन के लिए मूवमेंट है उसके रूप से जाना जाता है, दक्षिणायन से उत्तरायण के लिए। तो उसको आप देखिए कि उत्तरायण का जो वर्ड है वो भी यूज किया जाता है उस फेस्टिवल को, मकर संक्रांति का। उसी समय में गंगा सागर का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में आपको रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 14 जनवरी का जो फेस्टिवल है मकर संक्रांति, उस समय में उसको उत्तरायण का नाम दिया गया है। गुजरात के अंदर में, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उसको मकर संक्रांति के रूप से जाना जाता है। सदर्न इंडिया के अंदर में आप देखिए कि पोंगल का जो सेलिब्रेशन है, जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है उस समय में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसी समय में। तो ये ऐसा ही एक सिमिलर लाइन ऑफ कुंभ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से एक रजीम कुंभ है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर में। अब छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 3 रिवर्स हैं, जो जिसमें बेसिकली 2 रिवर, जो पैरी रिवर है और सोनधुर रिवर है, ये बेसिकली यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर का। तो महानदी रिवर इन 3 रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस का एरिया है, जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे आपको ये रजीम महोत्सव है, रजीम कुंभ है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सिहावा नाम का एक जगह है रायपुर के पास में जहाँ से महानदी है वो ओरिजिनेट होती है। महानदी के ऊपर में आपको जो हीराकुंड डैम है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ बिग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डेवलप किया गया था उस समय गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उसके अंदर में हीराकुंड डैम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। मेनली जो रिवर है वो उड़ीसा के अंदर फ्लो किया करती है। मेनली रिवर आपको उड़ीसा के अंदर में बेटर वे में आपको देखने के लिए मिलेगा। महानदी जो रिवर है छत्तीसगढ़ के अंदर में ओरिजिनेट होती है, और ये जो पैरी रिवर है, सोनदुर रिवर है, ये इसी का ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर का। तो ये रजीम कुंभ के बारे में था। रजीम कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स, गरियाबंद नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है,
और यहाँ पे हमने महानदी रिवर का ओरिजिनेशन के बारे में रीड किया। तो आप देखिए कि जो अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक के बारे में आपने रीड किया होगा। अमरकंटक का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आप देखिए कि रायसीना डायलॉग के ही डिस्कशन के दौरान में जो नॉर्डिक बाल्टिक स्टेट के जो 4 कंट्रीज हैं, नॉर्डिक और बाल्टिक स्टेट के जो 8 कंट्रीज हैं, उनके द्वारा एक ग्रुप है उसको क्रिएट किया गया, जिसको कि हम NB8 के रूप से जानते हैं। तो इंडिया का रायसीना डायलॉग के अंदर में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके द्वारा मेन फोकस यही रहा है इंडिया के साथ में कैसे यहाँ पे कोऑपरेशन है, ट्रस्ट है, उसको डेवलप किया जाए इस नॉर्डिक जो बाल्टिक कंट्रीज है उनके साथ में। आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ में इंडिया का जो रिलेशन है वो बेटर वे में इस्टेब्लिश है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के परस्पेक्टिव से ये जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ पे डेवलपमेंट और इंडिया का भी रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे मिशन हैं स्टूडेंट्स। तो नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है रायसीना डायलॉग के अंदर में। यहाँ पे रसिया के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया कि 2 इयर्स जो रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था उसके 2 साल कंप्लीट हुए हैं, बट आप देखिए कि कंटिन्यूस यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड का जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है रसिया के द्वारा। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपको नॉर्डिक बाल्टिक जो कंट्रीज है उनके बारे में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के अंदर में जो कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है, कौन से ये 8 कंट्रीज हैं, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट डेनमार्क है। डेनमार्क के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे इस्टोनिया नाम का जो कंट्री है, इस्टोनिया नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फिनलैंड है, फिनलैंड के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको आइसलैंड देखने के लिए मिलेगा। आइसलैंड है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, इस्टोनिया है, डेनमार्क है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लाटविया है, लिथुआनिया है, लाटविया एंड लिथुआनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया है यहाँ पे। लिथुआनिया के अलावा स्टूडेंट्स आपको नॉर्वे और स्वीडन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्वे और स्वीडन का जो कंट्री है, ये टोटल 8 कंट्रीज है जिनके द्वारा NB8 का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट किया गया है रायसीना डायलॉग के अंदर में। इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट का जो समय है, रसिया के द्वारा कन्फ्लिक्ट किया गया हो, इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो, उस समय में इनके द्वारा जो कोऑपरेशन है, जो ट्रस्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इंडिया के साथ में। रसिया के द्वारा जो वायलेशन किया गया है ग्लोबल पीस के रिगार्डिंग में, वर्ल्ड ऑर्डर को जो डिस्टर्ब किया गया है उसके परस्पेक्टिव से भी डिस्कशन है। इंडिया के साथ में काफ़ी सारे कंट्रीज का अच्छा कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी है जो मोर बेटर वे में यहाँ पे जो लाइफ साइकिल्स है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आपको यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया के कोऑपरेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसी का डिस्कशन है कंप्लीट इस न्यूज़पेपर डिस्कशन के इस आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसी 8 कंट्रीज के अंदर में 5 कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल है उसके भी मेंबर है। और इंडिया का आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे आपको जो मिशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक एक्सपेडिशन मिशन है आर्कटिक काउंसिल के अंदर में इंडिया उसका एसोसिएटेड मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का। तो आप देखिए आर्कटिक काउंसिल के अंदर में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे है, डेनमार्क और स्वीडन है। तो फाइंड्स नाम का एक निमोनिक है जिसके थ्रू में आप इसको याद कर सकते हो कि 5 कंट्रीज तो ये हैं आर्कटिक काउंसिल के अंदर में। इसके अलावा 3 कंट्रीज कौन से हैं, रसिया है, कनाडा है, और कनाडा के अलावा आप देखिए कि USA है। ये 3 कंट्रीज आपको आर्कटिक काउंसिल के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये NB8 कंट्रीज के बारे में है। नेक्स्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा सजेस्ट किया गया है स्टूडेंट्स कि जब भी किसी पर्सन के द्वारा कॉल किया जाए तो आप देखिए वो नंबर्स किसके द्वारा रजिस्टर हैं। नो यूर जो कस्टमर का जो कॉन्सेप्ट है, जो KYC है, उसके थ्रू में सभी कस्टमर्स को अपना KYC करवाया जाए जिससे कि उनका जो नेम है वो यहाँ पे पता लगे, कॉलर का जिसके द्वारा फ़ोन किया गया है उसका जो नेम है वो स्क्रीन के ऊपर में अपीयर हो। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया 1997 के समय में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे टेलीकॉम के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा जो डिसीजंस हैं, जो रिकमेंडेशंस है वो किए जाते हैं गवर्नमेंट को। एक चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेगा, दो से ज़्यादा यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं होने चाहिए, टू से ज़्यादा यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है वो भी नहीं होने चाहिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर एक डिस्प्यूटेड ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी यहाँ पे होल्ड किया जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। लद्दाख के अंदर कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है, वहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा कहा गया है
कि अगर 6 शेड्यूल के अंदर में ऐड नहीं किया जाता या डिस्कशन फेल होता है तो उनके द्वारा यहाँ पे फास्ट किया जाएगा कि जब तक वो डेथ को अचीव ना कर ले उस समय तक उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है इस तरीके का किया जाएगा, जिसको कि हम आमरण अनशन के रूप से जानते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर में प्रेजेंट समय में कौन कौन से स्टेट हैं स्टूडेंट्स? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखने के लिए मिलते हैं 6 शेड्यूल के अंदर में। आप देखिए कि इंडिजीनियस जो ट्राइबल लीडर्स का फोरम है, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम है, उसके अंदर में अप्रोच किया गया है कुछ पुलिस पर्सनल्स के द्वारा, जो कि जिनका ट्रांसफर किया गया है मैथी डोमिनेटेड एरिया के अंदर में। कुकी और जोमी के जो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके द्वारा इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम के अंदर में अप्रोच किया गया कि उनका ट्रांसफर किया गया है जो अदर कम्युनिटी है, क्योंकि मणिपुर के अंदर वायलेंस देखने के लिए मिला है, कम्युनिटी वायलेंस आपको देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा अप्रोच किया गया कि उनका जो ट्रांसफर है उसको यहाँ पे स्टॉप किया जाए, वो दूसरे डोमिनेटेड एरिया के अंदर में नहीं जा सकते हैं। सरोगेसी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि अगर 2 कपल्स के द्वारा जो सरोगेसी है उसके प्रोसेस के अंदर में जाया जाता है तो उस समय में आपको बोथ कपल्स के द्वारा जो गैमेट्स है वो डोनेट किए जाते थे। बट आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसी जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा पेटिशन फाइल किया गया है कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उसके अंदर में उनके द्वारा जो यहाँ पे गैमेट्स हैं उनका डोनेट नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जो अमेंडमेंट रूल्स हैं उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे उन कपल्स को अलाउ किया गया है जिसके अंदर में बोथ का जो डोनेशन है, गैमेट्स का जो डोनेशन है वो अलाउ नहीं है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाएगा कुछ मेडिकल कंडीशंस को उसी समय में। जो इंटेंडिंग कपल्स हैं, जो इंटेंडिंग कपल्स अगर उसमें किसी के अंदर भी जो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन अलाउ करता है तो आप देखिए कि यहाँ पे किसी डोनर के थ्रू में जो गैमेट्स हैं वो लिए जा सकते हैं, चाहे मेल के हों या फीमेल के हों। तो सरोगेसी प्रोसेस के अंदर में बोथ जो कपल्स के द्वारा जो चाइल्ड है, जिनका लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो आप देखिए उनके द्वारा जरूरी नहीं है कि बोथ के द्वारा ही जो गैमेट्स है उसको यहाँ पे डोनेट किया जाए। सरोगेसी प्रोसेस के अंदर में अमेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पेटिशंस देखने के लिए मिले थे। अर्लियर फेज के अंदर में ऐसा था कि जो इंटेंडिंग कपल्स हैं उनके द्वारा अपने जो गैमेट्स हैं उनको यहाँ पे डोनेट किया जाएगा। सरोगेट मदर होनी चाहिए। आप देखिए कि कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी एकमात्र इंडिया के अंदर में अलाउ है जिसमें आप कोई भी ब्लड रिलेशन के अंदर में कोई वुमेन है उसके रिगार्डिंग में इन गैमेट्स का जो मेडिकल आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में इन जो कपल्स का जो चिल्ड्रंस है, यहाँ पे जो सरोगेट मदर के बारे में भी आपको कुछ क्राइटेरियाज पता होने चाहिए कि उनके भी एक चिल्ड्रन है, वो होना चाहिए, ऑलरेडी मैरिड वुमेन होनी चाहिए। और आप देखिए कि उनके प्रोसेस के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनको भी कोई जो मेडिकल कंडीशंस है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो नहीं होनी चाहिए। और कॉमर्शियल वे में जो सरोगेट मदर है उनके द्वारा जो एक्टिविटी है वो नहीं कैरी आउट किया जाए। हाँ, उनको यहाँ पे जो मेडिकल सपोर्ट के अंदर में जो मनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इन इंटेंडिंग कपल्स के द्वारा ही कैरी आउट किया जाएगा। यहाँ पे जो सिंगल वुमेन है, जैसे डाइवोर्सी वुमेन है, डाइवोर्सी वुमेन के अलावा आप देखिए विडो वुमेन है, तो उनके पर्सपेक्टिव से जो सरोगेसी के जो प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि उसके अंदर में हमारे जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं उनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे 4 वे आपको देखने के लिए मिलते हैं किसी भी चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से। एक नेचुरल बर्थ के थ्रू में, नेचुरल बर्थ के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआरटी का जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा यहाँ पे अडोप्शन एंड सरोगेसी का जो प्रोसेस है उसके बारे में कहा गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया है सिंगल वुमेन के रिगार्डिंग में। यहाँ पे कहा गया है अगर सिंगल वुमेन्स को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे उसका जो मिसयूज है वो देखने के लिए मिले। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जर्मनी के द्वारा जो कैनेबीज है उनको अलाउ किया गया है, 25 ग्राम के आसपास इनका जो अलाउ है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अप्रैल मंथ है 2023 के समय में हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी कुछ कैनेबीज का जो कल्टीवेशन है उसके अलाउ की रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है वो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। तो उसके बारे में एक बार गूगल करना आप, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कैनेबीज हैं जिनका जो लीगल कैनेबीज का जो प्रोडक्शन है वो अलाउ है, उसके बारे में आप एक बार रीड करना जरूर से। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर अलाउ है, क्या राजस्थान के अंदर भी अलाउ है, ऐसे स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान के रिगार्डिंग में, तो उनका एक रूलिंग है वो देखने के लिए मिला है, उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया गया माइनॉरिटी जो रूलिंग्स माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा।
आप देखिए कि विद इन द मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर भी वहाँ पे जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनको कंटिन्यूस वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाता है, कंटिन्यूस उनके अगेंस्ट में जो वायलेशन है, जो वायलेंस है, ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अहमदिया मुस्लिम्स के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे आपको बेसिकली जो हजारा जो कम्युनिटी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी से ही रिलेटेड है हजारा कम्युनिटी, उनके अगेंस्ट में भी जो वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान का एरिया हुआ, वहाँ पे अमेजन के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए कि स्पेन के अंदर में कोई फायर का इंसिडेंट हुआ, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। रसिया और यूक्रेन क्राइसिस के 2 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के। तो आप देखिए कि उस 2 ईयर्स के रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा और भी ज़्यादा जो सैंक्शंस है वो लगाए जा सकते हैं रसिया के रिगार्डिंग में ही। फर्स्ट न्यूज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अगर रसिया के ऊपर मोर सैंक्शंस यहाँ पे इम्पोज होंगे तो रसिया और चाइना का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा। हजीबुल्लाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि इजराइल के द्वारा अटैक के अंदर में उनके जो पैरामेडिकल जो फाइटर हैं उनका डेथ हुआ है। हजीबुल्लाह आपको कौन से कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है? लेबनान के अंदर में, जो कि इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो हजीबुल्लाह है वो देखने के लिए मिलता है लेबनान के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे एक लटीनी रिवर है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। पोस्ट वार के बाद में जो इजराइल के द्वारा कहा गया कि गाजा को उनके द्वारा जो कम्प्लीटली वे में कंट्रोल किया जाए, ओपन एंडेड उनका कंट्रोल होना चाहिए इजराइल का यहाँ पे गाजा के एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि ऐसा यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इजराइल के द्वारा, पोस्ट वॉर जो डिस्कशंस हैं कि कैसे इसको रोका जा सके, इजराइल का फुल कंट्रोल हो इस एरिया के अंदर में, कोई भी एंटी इजराइल जो एक्टिविटी है वो ना देखने के लिए मिले। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। स्टूडेंट्स आज सैटरडे है तो आज एडिटोरियल्स भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं, और मैक्सिमम एडिटोरियल में आप देखिए कि कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलायंस के परस्पेक्टिव से, वो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको ही हमने यहाँ पे कवर किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।